नमस्कार साथियों, ज्ञान स्त्री गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज की करंट अफेयर्स के मुख्य टॉपिक होंगे भारत में मेडिकल में स्नातक यूजी व परास्नातक पीजी की 10,023 सीटें बढ़ाई जाएंगी। इसके साथ भारत में उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। पर्यटन नीति के बारे में क्या नीति बनाई जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। खाद्य क्षेत्र में भारत सरकार क्या करने जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ चलते हैं अपने पहले प्रश्न करंट अफेयर्स की तरफ। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में मेडिकल शिक्षा में कुल कितनी नई सीटें बढ़ाने की घोषणा की है? तो ये हमारी 10,023 सीटें हैं। व्याख्या, कैबिनेट ने फेज 3 योजना के तहत देश भर में मेडिकल शिक्षा क्षमता बढ़ाने का फैसला लिया है। इसमें 5,023 सीट स्नातक एमबीबीएस यूजी और 5,000 परास्नातक पीजी सीटें शामिल हैं। कुल मिलाकर सीटों की संख्या 10,023 होगी। यह निर्णय डॉक्टर जनसंख्या अनुपात सुधारने की दिशा में होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इन 10,023 सीटों में स्नातक पीजी एमबीबीएस और परास्नातक पीजी सीटों का वितरण क्या है? यूजी के लिए 5,023 हैं और पीजी के लिए 5,000 हैं। इसका इस तरह से वितरण किया गया है। अगला प्रश्न, इस योजना के लिए कुल वित्तीय प्रावधान कितना रखा गया है? इस योजना के लिए वित्तीय प्रावधान 15,034.50 करोड़ रखा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसके बारे में सामान्य जानकारी पढ़ लेते हैं। योजना को लागू करने के लिए कुल बजट 15,034.50 करोड़ का प्रावधान है। इसमें केंद्र सरकार लगभग 10,303.20 करोड़ देगी और राज्यों के लगभग 4,731.30 करोड़ देना होगा। यह धनराशि मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों की इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि में प्रयोग होगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10,023 सीटें किस समयावधि में सृजित की जाएंगी? ये सीटें 2025-26 में से 2028 और 29 तक ये सृजित की जाएंगी। अगला प्रश्न, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्टर संख्या अनुपात को सुधारना है। भारत में डॉक्टर जनसंख्या अनुपात अभी भी WHO मानक से कम है। अधिक एमबीबीएस व पीजी सीटें जोड़कर सरकार का लक्ष्य है कि हर 1,000 संख्या पर पर्याप्त डॉक्टर उपलब्ध हों। साथ ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों तक विशेषज्ञ चिकित्सक पहुंच सकें। इसका यह मेन उद्देश्य है। अगला प्रश्न, सीबीएसई बोर्ड की तरफ चलते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने अपनी बोर्ड परीक्षाओं की डेट जारी कर दी है। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं किस तिथि से लागू होंगी? साथियों, यह 17 फरवरी 2026 संभावित तिथि जारी कर दी है। इसके साथ आगे चलते हैं। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा किस प्रकार आयोजित की जाएगी? 2 चरणों में फेज 1 और फेज 2 में यह आयोजित की जाएगी। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा किस रूप में होगी? केवल एक फेज में होगी, ये फेज 1 में। आगे, सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 का मूल्यांकन कब से शुरू होगा? प्रत्येक पेपर के लगभग 10 दिन बाद इसका मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का समय सामान्यतः क्या रहेगा? 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक के बीच का ये समय रहेगा। आगे चलते हैं। दिवाली से पहले रेलवे के 10.9 लाख कर्मियों को 78 दिन का बोनस देगी सरकार। विषय पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। यहां से पहला प्रश्न, रेलवे कर्मचारियों को दिवाली से पहले कितने दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है? तो ये 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है। रेलवे मंत्रालय ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप 78 दिन का बोनस देने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न, इस बोनस का लाभ लगभग कितने रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा? 10.9 लाख कर्मचारियों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलने जा रहा है।
अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। रेलवे कर्मचारियों को दिया जाने वाला बोनस किस प्रकार का माना जाता है? यह उत्पादन आधारित बोनस माना जाता है। इसके बारे में, रेलवे कर्मचारियों को यह उत्पादन आधारित बोनस PLB के रूप में दिया जाता है, जो उत्पादन और सेवाओं से जुड़ा होता है। रेलवे बोनस देने की यह परंपरा लगभग कब से चली आ रही है? यह 1979 से चली आ रही है। इस बोनस से सरकार व अनुमानित वित्तीय बोझ कितना पड़ेगा सरकार पर? यह लगभग 2000 करोड़ रुपए का बोझ सरकार पर पड़ने वाला है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से संबंधित अगले प्रश्न होंगे। UPITS इसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन किस स्थान पर हो रहा है? इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। आगे चलते हैं। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तिथियां क्या हैं? इसकी तिथियां 25-29 सितंबर के बीच यह चलेगा। इसका आयोजन आज से ही 25 सितंबर से किया जा रहा है। अगला प्रश्न, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो किस प्रकार की प्रदर्शनी है? यह मल्टी प्रोडक्ट ट्रेड फेयर है। ये आगे, इस शो का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्यात और व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना है इस शो का मुख्य उद्देश्य। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में B2B समय कब निर्धारित है? ये हमारा ऑप्शन सी 11 से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित है। ये लेह लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन आते हैं, इधर भी एक नजर। लेह लद्दाख में हाल ही में जो हिंसक प्रदर्शन हुआ है उसका मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6 शेड्यूल जो 6ठी अनुसूची है उसके अधिकारों की मांग है यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस हिंसक प्रदर्शन के दौरान कितने लोगों की मौत हुई है? 4 लोगों की यहाँ पर अभी तक मौत हुई है। 4 लोगों के मरने की जानकारी अभी तक मिली है। किस प्रमुख आंदोलनकर्ता ने अपनी अनशन तोड़कर शांति की अपील की? सोनम वांगचुक ने की है। अगले प्रश्न की तरफ, प्रदर्शनकारियों ने किस स्थान पर आग लगाई है? ये बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी गई है और पुलिस वाहनों में आग लगाई गई है। नेपाल की तर्ज पर ही भारत में इस तरह की घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। प्रदर्शन को शांत करने के लिए प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? आंसू गैस और लाठी चार्ज और कर्फ्यू लगा दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रदर्शनकारियों ने किन कारणों से असंतोष व्यक्त किया? भूमि और रोजगार पर नियंत्रण, राज्य दर्जे की मांग है इसका ऑप्शन सही। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हिंसक प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने क्या लागू किया? कर्फ्यू और सार्वजनिक सभा पर रोक लगा दी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में, लद्दाख को 2019 में क्या स्थिति दी गई थी? संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दिया गया था इसको। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिक्स शेड्यूल का क्या उद्देश्य है? 6 शेड्यूल का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन, जनजातीय अधिकार और भूमि संरक्षण है। ये अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हिंसक प्रदर्शन से क्या मुख्य प्रभाव पड़ा? कानून व्यवस्था संकट और जनहानि का नुकसान हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक APAR क्या है? अपार, आधार ID और शैक्षिक प्रतिपूर्ति क्या है? यह RTE से जुड़ा हुआ, राइट टू एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्कूलों को शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए कौन सी पहचान अनिवार्य है? ये अपार आधार ID जरूरी है। यदि इस पर स्कूल वाले कार्य नहीं करते हैं तो छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि किसी स्कूल का अपार ID नहीं बना है तो क्या होगा? इसमें स्कूल को शुल्क की पूर्ति नहीं होगी, शुल्क नहीं दिया जाएगा सरकार द्वारा। आगे चलते हैं।
शुल्क प्रतिपूर्ति में अपार आधार आईडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भुगतान में पारदर्शिता और धोखाधड़ी को रोकना है। आगे चलते हैं। अपार आईडी बनाने में देरी करने से स्कूलों पर क्या असर पड़ सकता है? फंड और शुल्क प्रतिपूर्ति रुक जाती है इससे। ऑप्शन बी हमारा सही है। स्कूलों को अपार आईडी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? समय रहते ऑनलाइन पंजीकरण कर लेना चाहिए। वंदन योजना क्या है? वंदन योजना की तरफ चलते हैं। वंदन योजना से पहला प्रश्न, पांडेश्वर महादेव मंदिर किस शहर जिले में स्थित है? यह हस्तिनापुर में स्थित है। इसके बारे में सामान्य जानकारी। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हस्तिनापुर में है। पांडेश्वर महादेव मंदिर को किस योजना में शामिल किया गया है? वंदन योजना में इसको शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की वंदन योजना में यह मंदिर संरक्षण, सौंदर्यीकरण और सुविधाओं के लिए शामिल किया जाता है। वंदन योजना उत्तर प्रदेश में मंदिरों के लिए चलाई गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वंदन योजना के तहत मंदिर में कौन कौन से कार्य प्रस्तावित हैं? सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, सुविधा केंद्र और सौंदर्यीकरण ये प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न, पांडेश्वर महादेव मंदिर का ऐतिहासिक महत्व किससे जुड़ा है? महाभारत काल के पांडवों से इसको जुड़ा हुआ माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर में क्या होता है? मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। लाखों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए आते हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 से इसका आयोजन आज से दिल्ली में किया जा रहा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का उद्घाटन कौन करेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 25 सितंबर को इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कौन कर रहा है? खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है। यह आयोजन भारत में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए किया जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में कितने से अधिक देश भाग ले रहे हैं? यहाँ 90 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को खाद्य प्रसंस्करण और निवेश का वैश्विक केंद्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में कितने से अधिक प्रदर्शक भाग ले रहे हैं? 2000 से अधिक भाग ले रहे हैं। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हो रहा है? भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण हाल ही में किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कब तक चलेगा? यह 25 से 28 सितंबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम के प्रमुख विषय क्या हैं? सतत खाद्य प्रणालियां, पोषण युक्त और जैविक खाद्य उत्पादन इसके प्रमुख विषय हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में कौन कौन प्रमुख अतिथि शामिल हैं? इसमें रूसी उप प्रधानमंत्री, भारतीय केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री इसमें शामिल होंगे। आयोजन में रूसी उप प्रधानमंत्री दिमित्री पदुशेव और कई भारतीय केंद्रीय और राज्य मंत्री भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का महत्व क्या है? निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन और भारत के वैश्विक फूड हब को बनाना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न होगा हमारा ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। इसका ये आप हमारा टाइटल है टॉपिक का और ये हमारे डिस्क्रिप्शन है। साथियों, यदि इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके साथ चलते हैं, कल के लिए नई वीडियो के साथ आएंगे। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।